आ गया पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ों को ज़्यादा कवर कर सके। कहानी नाइट से ही शुरू होती है जहाँ पर जिंगबे युआन अपने वूसी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा पाँव दबा दूँ। जो वूसी होता है वो कहता है युआन मैं ठीक हूँ। युआन कहता है कि तुम बहुत चल्ली हो ना, मुझे अपना पाँव दबाने दो। जो वूसी होता है वो कहता है युआन बस करो। जो युआन होता है वो शांत हो जाता है। जो वूसी था ना वो लेटा हुआ था, तभी वूसी को खांसी आता है एंड युआन फटाफट पानी लेकर कहता है ये पानी पी लो तुम। जो वूसी होता है वो कहता है कि मैं ठीक हूँ युआन, एंड ये कहते ही वो पानी पी लेता है। जो अपना वूसी होता है ना फिर सोने की कोशिश कर रहा होता है एंड युआन उसका हाथ पकड़ा हुआ ही था एंड उसे ही देख रहा होता है। मैं पहले ही पार्ट 1 में कह रखा था ये स्टोरी 18+ है एंड ये पार्ट भी 18+ रहेगा ही, तो मेच्योर हो तभी सुनिएगा एंड काम मेरे फ़ोन लगा लीजिएगा। हमें अपनी ज्ञान को दिखाया जाता है जिसका हाथ दीवार पर बहुत ही टाइट था एंड जो जॉन होता है वो उसके साथ एनिमेट हो रहा होता है एंड कियान जानबूझ के मौन की आवाज़ निकाल रही होती है ताकि जॉन सेटिस्फाई हो सके एंड वो गेम में उसकी मदद करता रहे। जॉन होता है वो कहता है कि मेरे साथ ऐसे ही रहेगी तो तुझे जिता दूंगा। जो कियान होती है वो कहती है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहूँगी एंड ये कहते ही वो जॉन को टाइट कस के पकड़ लेती है। एंड दूसरी तरफ जूली एंड लॉन्गशॉन को दिखाया जाता है जो बैठे हुए थे एंड वो एक दूसरे के हेड के ऊपर हेड रखे हुए थे। अभी ना मॉर्निंग हो गई होती है। वो जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं वो देखते हैं कि बाहर खाना लगा हुआ है, बट खाना जो है ना वो कम था एंड सारे उस खाने को देखने लगते हैं। अभी खाना कम होने के चक्कर में ना बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ही उस खाने को ले लिए होते हैं ताकि उनको खाना कम ना पड़े। अभी जो ये भाई है ना वो बैठकर खाना खा रहा होता है और जो हमारा गुओ था ना उसे खाना नहीं मिला होता है एंड गुओ बाई की तरफ चला गया होता है। तो वो ऐसे ही नज़र पड़ जाती है ना जब हमें भूख लगता है, तो ऐसी ही नज़रों से जो अपना लिटिल गुओ था वो बाई को देख रहा होता है। जो बाई होता है वो गुओ की तरफ देख कर भी उसे इग्नोर कर रहा होता है, बट फिर बाद में कहता है कि अबे ऐसे क्यों देख रहा है मुझे। जो लिटिल गुओ होता है वो कहता है नहीं मैं कहाँ देख रहा हूँ। जो भाई होता है वो कहता है चूतिए तेरी जो नज़र है ना मेरे खाने पे पड़ी हुई है, मुझे पता है, ऐसे मत देख मुझे नहीं तो तेरी गांड मार लूँगा यहीं पे। एंड ये कहते ही जो भाई होता है वो चला जाता है अपना खाना लेके। लिटिल गुओ भी लाइक ही उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसे इतना सुनने को मिल गया। जो वैन था ना उसके पास भी खाना था, बट वो पास वाले लड़के को देखता है जो उससे छोटा है एंड ये अपना चैंगलिंग है एंड चैंगलिंग के हाथ में कोई खाना नहीं था। जो वैन होता है एक स्माइल के साथ चैंगलिंग के पास जाकर कहता है ये तुम रख सकते हो। जो चैंगलिंग होता है वो खाने को देखता है एंड वैन को देखकर कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये तुमने रखा है तो तुम खाओ। जो वैन होता है वो कहता है कि मैं खाने के बिना रह सकता हूँ, ये रख लो तुम। चैंगलिंग का लाख मना करने के बाद वैन उसे वो खाना दे देता है एंड चैंगलिंग वैन की तरफ ही देख रहा होता है। जो वैन होता है वो स्माइल करता है एंड वहाँ से चला जाता है। चैंगलिंग उस खाने को लिया हुआ था एंड वो आसपास देख रहा होता है जहाँ खाने के लिए लड़ाई हो रही थी वहीं पे इस लड़के ने उससे खुद चलकर खाना दिया। अभी जो ये चीज़ है ना वो सेनवई भी देखा होता है एंड सेनवई के पास थोड़ा सा खाना था। वो वैन के पास आकर कहता है कि क्यों ना खाना शेयर किया जाए। जो वैन होता है वो कहता है तुम क्या नाम बताया था तुमने। जो सेनवई होता है वो कहता है सेनवई मैं प्रोफेसर हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है कमाल की बात है सेनवई, ये गेम काफ़ी अच्छे से खेला, तुम्हारे मेंबर ये कह रहे थे और तुम हम सबसे जल्दी आए थे। जो सेनवई होता है वो कहता है उस गेम का एक पैटर्न था, अगले गेम का भी काश एक पैटर्न हो। जो वैन होता है वो कहता है हाँ। जो सेनवई होता है वो कहता है कि ये लो खाओ। जो वैन होता है वो कहता है कि नहीं तुम ही खा लो। जो सेनवई होता है वो बोलता है वैसे भी मैं खाना कम खाता हूँ, मेरा पेट ज़्यादा खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो तो छीना झपटी के समय मुझे इतना ज़्यादा मिल गया।
ये खा लो तुम। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करके कहता है कि तुम झूठ भी ढंग से नहीं बोल सकते। एंड ये कहते ही वो सैनवी के साथ खाना ऐसे ना मिल बांट के खा रहा होता है। दूर खड़ा युलान ये देख कर जेलसी फील कर रहा होता है। उसके दिल पे तो जैसे कोई पत्थर मार रहा हो, उसे ऐसे लग रहा होता है। एंड उधर से जाओ भी ये देख रहा होता है एंड उसकी फेस नीचे थी। जो सैनवी होता है वो कहता है वैन से कि ये लोग अब तरसा रहे हैं। जो वैन होता है वो कहता है मतलब जो सैनवी होता है वो कहता है मुझे नहीं पता कि ये क्या है, पर ये इंसानों को तकलीफ़ में देखना चाहते हैं और खाने के लिए लड़ाई ज़रूर होता है, तो ये खाना कम करते रहेंगे। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हारा दिमाग काफ़ी तेज़ है सैनवी। जो सैनवी होता है वो कहता है कि मैं मिडिल क्लास एरिया से आता हूँ, मैंने बहुत अमीरों को देख रखा है जो यही सब हरकत करते हैं। कुछ अमीर लोग हैं जो हमें फंसा रहे हैं, पर सोचने की बात है डोंगटिंग को उनने ले कैसे लिया। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ वेब सीरीज़ में ही देखे हैं। जो सैनवी होता है वो कहता है स्क्विड गेम। जो अपना वैन होता है वो कहता है बॉर्डरलैंड। जो सैनवी होता है वो कहता है वो मेरा फेवरेट था, उसका सीज़न 4 आने वाला था बट मैं उसे देख नहीं पाया। जो वैन होता है वो कहता है कि हाँ वो तो बहुत अच्छा है, पर मुझे स्क्विड गेम भी बहुत अच्छा लगता है। सैनवी और वैन गेजिंग एक दूसरे से ना बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं एंड इन दोनों को इतना प्यार से बात करते हुए ना हमारे जाओ और युलान देख रहे होते हैं। हमें फिर बाद में गाओचन को दिखाया जाता है, इसके पास डेंग क्वान एंड मू युंगे थे एंड वो उसे खाना दे रहे होते हैं। लाइक गाओचन के लिए ना खाना वो जीत के लाए थे, लाइक छीना झपटी करके। जो गाओचन होता है वो कहता है कि ऐसे ही करते रहोगे ना तो जब गेम से निकलोगे ना तो बहुत पैसा देने वाला हूँ मैं। जो अपना मुयुंगे होता है वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुयुंगे को ना भूख लगा था तो वो उस खाने में से आधा ले लेता है, बट गाओचन उसके हाथ में मार के कहता है ये खाना मेरा है, तुम लोग मेरे नौकर हो, जब मेरा पेट भर जाए तो बचा कुचा खा लेना। अभी मुयुंगे एकदम शांत हो जाता है एंड जो अपना डेंगक्वान था वो भी शांत रहता है। अपना गाओचन ऑलमोस्ट चीज़ें खाना खाने के बाद थोड़ा सा छोड़कर कहता है कि ठीक है अब तुम ये खा सकते हो एंड इतनी गंदी तरीके से डेकार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। अभी वो दोनों के दोनों देखने लगते हैं बट उनको पैसे की ज़रूरत है, वो सोचते हैं कि बस गेम से सेफली निकल जाएंगे, इसलिए वो उसकी बात मान रहे हैं। हमें ना जूहांग को दिखाया जाता है जो लड़के के गेटअप में थी एंड उसके हाथ में खाना भी था, तो जिस इंसान को खाने की ज़रूरत थी ना वो उसे दे रही होती है एंड उसमें से ही एक लड़का कहता है शुक्रिया भाई खाना देने के लिए, थैंक यू सो मच यार। अभी वो उसके शोल्डर पे हाथ भी रखता है, लाइक जूहांग को ना लड़के की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। जूहांग स्माइल करती है, फिर बाद में दूसरों के पास भी जाकर बात करती है एंड दूसरे सब उसको बॉय की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। जूहांग ना बहुत ज़्यादा खुश रहती है, वो इस समय अपने आप को फील कर पा रही थी जो फील करना चाहती थी। जूहांग ना जाओजिन को ढूंढ रही होती है, जाओजिन नहीं जिन को ढूंढ रही होती है ताकि वो उससे शुक्रिया कह सके। एंड वो काफ़ी लोगों से पूछती भी है कि तुमने किसी ऐसे पर्सन को देखा जिसकी हल्की हल्की बियर्ड है जिसका नाम जिन है, बट यहाँ पर लोग ही इतने ज़्यादा थे ना कि किसी को भी इजीली ढूंढ लेना मुश्किल होता है, इसलिए जूहांग को जिन मिल ही नहीं रहा होता है। हमें जाओजिंग एंड प्रिंस को दिखाया जाता है। प्रिंस जो बैठा हुआ था, जाओजिंग उसे खाना देकर कहता है कि प्रिंस ये लो खा लो। जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मुझे नहीं खाना है, खुद खा लो। जो जाओजिंग होता है वो बैठ कर कहता है कि तुम मेरे से इतने कठोर होकर बात करते क्यों हो, जब तुम कॉलेज में थे तब तो बहुत अच्छे से बात करते थे, जब से तुम्हें पता चला है कि मैं तुम्हारा फादर बनने वाला हूँ तुम मेरे से इतने कठोरता से क्यों बात करते हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। एंड ये बात सुनते ही जो प्रिंस होता है वो जाओजिंग की तरफ देखने लगता है एंड गुस्से में उठ कर कहता है कि हाँ आई डोंट लाइक यू, एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है कि प्रिंस बेटा बात सुनो, बट जो प्रिंस होता है वो कहता है डोंट कॉल मी अ सन।
नॉट योर चाइल्ड, ओके, एंड प्लीज़ लिव मी अलोन। एंड ये कहते ही वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जाजिन तो बेचारा वहीं पर खड़ा रह जाता है एंड उसके आंखों में हल्की सी आंसू भी भर गई होती है, बट बेचारा वो बोल ही क्या सकता है, इसलिए वो एकदम शांत था। हमें ना अपनी फूमों को दिखाया जाता है जिसके पेट में बेबी है। उसका जो फादर है अपना रीसू, वो फूमों को ना अपने हिस्से का भी खाना देता है, बट जो फूमों होती है वो कहती है कि पागल हो क्या रीसू, हाँ आई नो आई एम मदर, बट तुम्हें भी खाना खाने की बहुत ज़रूरत है। जो रीसू होता है वो कहता है मेरी बेबी से ज़्यादा नहीं, समझ गए, खाना कम ही है, ये अपना पूरा मील लो ताकि हमारा बेबी स्वस्थ हो सके। जो फूमंग होती है वो कहती है कि नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बेबी नाराज़ हो जाएगा। एंड ये कहते ही फूमंग मुँह फुला लेती है। जो रीसू होता है वो एक दो बाइट लेने के बाद कहता है कि ठीक है, मेरा पेट सच्ची में भर चुका है, प्लीज़ फूमंग ये खाना ख़त्म कर दो मेरी प्यारी सी एंजल के लिए। जो अपनी फूमंग होती है वो कहती है एंजल, तुम एंजल कह के ये साबित तो नहीं करना चाहते हो कि ये लड़की होगी। जो अपना रिसु होता है वो कहता है तो क्या टेंशन है, ये एक ब्यूटीफुल सी एंजल होने वाली है। जो फूमंग होती है वो कहती है कि नहीं 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 नहीं, ये एंजल होगा, बट होगी नहीं, होगा, ये लड़का होगा, एकदम मेरे प्यारे रीसू की तरह। जो रीसू होता है वो कहता है मैं फिर से बहस करने लग गई, जब मुझे लड़का चाहिए था तब तुम्हें लड़की चाहिए थी, अब जब मुझे लड़की चाहिए तब तुम्हें लड़का चाहिए। फूमंग नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब मैं इस बात पे ना और बहस नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लड़की ही चाहिए तुम्हारी तरह। जो फूमंग होता है वो कहता है और मुझे लड़का ही चाहिए तुम्हारी तरह, समझ गए। अभी वो दोनों ना गुस्सा करने लगते हैं, बट फूमंग का बेबी ना उसके पेट पर किक मारता है। तो जो फूमंग होती है वो कहती है हमारा बेबी भी नाराज़ हो गया, लात मारा मुझे। जो रीसू होता है वो कहता है सच्ची में, एंड ये कहते ही अपने कान को उसके पेट के पास ले जाता है एंड वो बेबी फिर से लात मारता है। जो अपनी फूमंग होती है वो स्माइल करती है एंड जो रीसू होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है, दोनों ना बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। सारे लोग बिल्डिंग के बाहर आ जाइए, सारे लोग बिल्डिंग के बाहर आ जाइए, सारे लोग बिल्डिंग के बाहर आ जाइए। अभी ना ये अनाउंसमेंट होती जा रही थी। जो वैन होता है वो अभी भी सैनवई के पास है एंड जो सैनवई होता है वो कहता है इसकी आवाज़ कान से खून निकाल रही है। जो वैन होता है वो कहता है एकदम सही, पहला वाला ठीक था, ये तो खून निकाल रहा है। जो सैनवई और वैन होते हैं ना फिर बाहर निकलने लगते हैं, सारे के सारे बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं एंड वो जब बाहर जाते हैं तो होली शिट, डोंगटिंग पूरा चेंज लग रहा था। बाहर छोटी छोटी केव बना रखी थी, ऐसा लग रहा था ना जंगल में आ गए हैं, कोई फैंटेसी दुनिया ऐसी केव बनी हुई है। बाहर ना बनिस खड़े हुए थे, सभी को समझ नहीं आ रहा होता है कि जगह कैसे चेंज हो गई। लाइक नाइट भर आधे लोग जगे थे, उनको कोई शोर शराबा सुनाई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो होली सीट ये इतना सब कुछ चेंज कैसे हो सकता है। सारे के सारे हैरान थे। जो वांग होता है वो कहता है अबे चूतिए, ये कैसे हो गया अबे। फिर वांग अपने मुंह पर ही मार के कहता है नहीं 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 नहीं, वांग गाली नहीं देता, वांग की माँ ने मना किया है, वांग गाली नहीं देगा। एंड ये कहते ही वो खुद को सहन करवाता है। तो जॉन होता है वो कहता है ये गांड मान ली, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं लग रही मुझे, क्या होने वाला है बे। अभी जो मू युंगे एंड डोंगटिंग जो थे ना वो भी हैरान थे कि ये चल क्या रहा है भाई। एंड उधर जो गाजोन था ना वो भी हैरान था कि ये है क्या। सारे के सारे हैरान थे क्योंकि जो लोकेशन है ना वो इतनी चेंज हुई होती है, इतनी आसानी से इतना सब कुछ चेंज नहीं हुआ जा सकता और बिल्कुल शोर शराबा नहीं, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं लग रही होती है। अब सब लोगों की नाव फट रही होती है कि व्हाट इज़ दिस। अपनी जूहांग एंड सारे के सारे वही सब देख रहे होते हैं। अभी जो वो बकवास सी आवाज़ की अनाउंसमेंट थी वो वापस से चालू होती है। सारे लोग एक एक पार्टनर चुने, सारे लोग एक एक पार्टनर चुने, सारे लोग एक एक
पार्टनर चुने। अभी लोगों को लग रहा होता है ना कि ये पार्टनर गेम है, लाइक पार्टनर में ही होगा। जो कियान थी उसे तो खुशी था कि चलो उसके पास तो जॉन है, उसने सेटल कर रखा है सब कुछ। बट जो जॉन होता है ना वो कियान को देखता है एंड फिर बाद में किसी और का हाथ पकड़ लेता है जो थोड़ा सा स्ट्रांग था एंड वो कहता है कि भाई अभी हम दोनों को जीतना चाहिए, देख ले तू भी पावरफुल मैं भी पावरफुल। अभी वो जो पर्सन था ना वो भी पावरफुल था एंड वो हाँ बोल देता है। जो कियान होता है वो कहती है कि जॉन तुम ये नहीं कर सकते हो, जो अपना जॉन होता है। बट वो कियान को इग्नोर करते हुए जाने लगता है। कियान जॉन के पीछे जाती है बट अब तो वो उस तरफ चला गया होता है एंड उस तरफ आप बिना पार्टनर के नहीं जा सकते, इसलिए बनीज ने ना रोक लिया होता है। जो सारे के सारे लोग होते हैं फिर वो पार्टनर चूज़ करने लगते हैं ना। स्क्रीन पे एक टाइमिंग चलने लगती है, मीन्स अगर उस टाइमिंग में तुम लोग ना पहुंच पाओ तो हो सकता है कि आप मर सकते हैं। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है कि काविनिंग हमको चलना चाहिए एंड उधर फूमोंग भी अपने पति का हाथ, रीसू का हाथ पकड़ के चली जाती है। अपनी जूली एंड अपने जो लॉन्ग श्वान थे वो भी चले गए होते हैं। अपना वूसी एंड जिंग बेयुआन वो भी चला गया होता है। जाओ जिसु वैन के पास आकर कहता है कि वैन हम पार्टनर बने, बट वैन के जिंग एकदम उससे फुल्ली इग्नोर करते हुए किसी और का हाथ पकड़ते हुए चला जाता है क्योंकि उसे भी पार्टनर की ज़रूरत थी। जाओ जिसु बस देखता ही रह जाता है। फिर जाओ जिसु के पास कोई आता है पार्टनर का कहता है, जाओ जिसु हाँ बोल के चला जाता है। युलन था ना वो सेनवई को ढूंढ ही रहा होता है कि वो सेनवई को पार्टनर बना के चले, बट वो देखता है कि सेनवई किसी और के साथ पार्टनर बना के जा रहा होता है। युलन उदास हो जाता है बट फिर बाद में उसको कोई अप्रोच करता है एंड वो चला जाता है। अभी जो लवलेस होता है ना वो चैंगलिंग को देख रहा होता है एंड उसके पास आने वाला था क्योंकि वो उसको बदला भी लेना है एंड उसे एक पार्टनर भी मिल जाएगा। अभी लवलेस आता उससे पहले वांग चैंगलिंग के पास जाकर कहता है कि तेरे पास कोई नहीं है, मेरे साथ चलेगा। जो चैंगलिंग होता है वो हाँ में सिर हिला देता है एंड वांग के साथ फिर जाने लगता है। चैंगलिंग को रोक ही नहीं पाता है एंड फिर बाद में वो भी किसी को पार्टनर लेकर चला जाता है। सबने ना पार्टनर बना लिया होता है एंड जो टाइम था ना वो बहुत ही ज़्यादा कम बचा था। अभी सब ना डरने लगते हैं क्योंकि सिर्फ अभी 1 मिनट बाकी था टाइम होने में, इसलिए सब धक्का मुक्की करके कुछ सोच वोच नहीं रहे होते हैं, जो मिल रहा होता है ना उसे ले लेते हैं। जो गुजन थी वो काविनिंग का हाथ पकड़ के उसके साथ जा रही होती है पर तभी कोई और पर्सन उसको ले जाने लगता है एंड कहने लगता है कि मेरी पार्टनर बनो। जो गुजन होती है वो कहती है कि नहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, छोड़ो मुझे। बट वो लड़का छोड़ता नहीं है एंड उसे बॉर्डर के उस साइड ले जाता है। गुजन उस लड़के पे बहुत गुस्सा कर रही होती है बट गुजियान क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वो बाहर भी नहीं जा पा रही होती है क्योंकि बनीज जाने नहीं दे रहे होते हैं। गुजन को काउ वेनिंग की टेंशन हो गई होती है कि काउ वेनिंग को अगर कोई पार्टनर ना मिला तो वो तो मर जाएगा। गुजन की आंखें पूरी ऐसे ना आंसुओं से भर गई होती है एंड वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे बाहर जाना है। वो लड़का कहता है कि तुम किसी के साथ नहीं थी, अब नाटक मत करो। जो गुजन होती है वो कहती है भीड़ की वजह से तुम्हें दिखा नहीं होगा, मैं अपने पति के साथ थी। एंड ये कहते ही वो बहुत गुस्सा कर रही होती है उस लड़के पे। अभी जो वो अनाउंसमेंट थी वो वापस से चालू होती है एंड सारे लोग ना अपनी अपने डब्बे के अंदर चले गए होते हैं। लाइक वहाँ ना पत्थर जैसे जगहों पे एक डब्बा बना हुआ है, एक जगह केव टाइप का, जिसके अंदर अपने पार्टनर को लेकर खड़ा होना है। एंड उन सारे गेटों के बाहर ना एक एक बनीज खड़े हुए हैं, सारे के सारे अपने पार्टनर के हिसाब से ना खड़े हो चुके हैं। गेम ईमान या जीत, अपने पार्टनर को मारे और इस गेम को जीत जाए। दिए गए समय में अगर आप में से कोई नहीं मरता है तो आप दोनों मारे जाएंगे। गेम ईमान या जीत, अपने पार्टनर को मारे और इस गेम को जीत जाए। दिए गए समय में अगर आप में से कोई नहीं मरता है तो आप दोनों मारे जाएंगे। अभी लोग एकदम हैरान हो गए होते हैं कि ये पार्टनर बनाया गया था। सारे के सारे अपने पार्टनरों को देख रहे होते हैं
कि हम तो पार्टनर समझ के आए थे, यहाँ पे तो अपने पार्टनर को ही मारना है। जो गाओचोन था ना वो डेंगकुआन के साथ आया था, क्योंकि डेंगकुआन ने अपने मू युंगी को कहा था कि तू रहने दे, मैं इसका पार्टनर बन के जाता हूँ। एंड मू युंगे मान भी गया होता है। जब मू युंगे ने ये सुना होता है ना तो उसकी हाथ पूरी की पूरी सेह करने लग गई होती है कि डेंगकुआन कैसा होगा, मतलब क्या होने वाला है। सारे के जो ज़मीन थी ना जैसे कि घिसक गई हो। फूमोंग अपने पति को देखने लगती है, युवान अपने वूसी को देखने लगता है, उसकी आंखों में ना आंसू था। अपने लॉन्ग क्वीन एंड जूली भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। जो मू यांग था ना, अभी जो मैं इसे हुआंग कहूँगी, जो हुआंग था ना वो अभी अपनी दूपू साओ के साथ था। एंड दूपू साओ भी अपने बॉस को देखने लगती है एंड उसकी हाथ जो होती है ना वो सेक कर रही होती है। लुओ जो किसी भी रैंडम पर्सन के साथ आई थी, उसे नहीं पता कि पार्टनर है या फिर नहीं। वो तो अपने दूपू साओ को लेना चाहती थी पार्टनर के रूप में, बट वो उसे ले नहीं पाई होती है, इसलिए वो किसी के साथ भी आ गई होती है। तो चैंगलिंग था ना वो वांग की तरफ देखने लगता है। वांग हट्टा कट्टा इतना शक्तिशाली, चैंगलिंग उसे मारेगा कैसे, वो तो यही सोचने लगा होता है। सारे अपने पार्टनरों से ना अलर्ट हो जाते हैं। अभी जो टाइमिंग थी ना वो चालू हो गई थी, आधे घंटे में आपको मारना है। आधे घंटे का वक्त लोगों के लिए, वो इतना छोटा लग रहा होता है। सभी की सिचुएशन ना खराब हो गई होती है। अभी ना मैं एक एक कैरेक्टर को बताऊंगी कि उस समय उस कैरेक्टर ने क्या डिसीजन लिया। तो अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने जिंग बेयुआन और वूसी से। जो जिंग बेयुआन होता है वो इधर उधर देखता है एंड उसके पास एक हथियार था, वो उसको अपने पेट पे डालने वाला था, बट वूसी उसका हाथ रोक कर कहता है कि युवान तुम ये नहीं कर सकते हो। जो युवान होता है वो कहता है कि मुझे मुझे करना पड़ेगा वूसी, मुझे करना पड़ेगा। तुम इस गेम को जीतना, बाहर जाके ऑपरेशन करना, ठीक है? तुम जानते हो कि पैसे सारे दे रखे हैं। जो वूसी होता है वो कहता है तुम्हारे मरने के बाद मैं जी के क्या करूँगा। जो युवान होता है वो कहता है कि नहीं वूसी नहीं, प्लीज़ प्लीज़, ये सारी मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें एयरप्लेन से ही ले जाना चाहिए था। जो उसी होता है वो कहता है तुम्हारी गलती, वैसे भी हम डोंगटिंग ही जाते हैं, किसी से भी जाते, पर हमें जाना तो डोंगटिंग ही था ना। और मेरे ऑपरेशन के लिए आए हो, मेरे वजह से तुम फंसे हो, मेरे वजह से। जो अपना जिंग बेयुआन होता है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है वूसी, मुझे मुझे बढ़ने दो। जो वूसी होता है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। अभी जो युवान होता है ना खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है, बट वूसी उसे रोक ले रहा होता है। युवान वूसी को धक्का भी नहीं दे सकता है, इतनी गंदी सिचुएशन हो गई होती है। युवान अपने नीज पे बैठ गया और उसकी आंखों में पूरा आंसू भर गया होता है एंड वो कहता है कि मुझे मरने दो वूसी, प्लीज़ मुझे मरने दो, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, मुझे मरने दो वूसी। जो वूसी होता है वो कहता है तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरता हुआ देख सकता हूँ? क्या पता मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो या ना हो, क्या पता मैं मर जाऊँ, मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है युवान, प्लीज़ मेरे लिए जिंदा रहो युवान। एंड ये कहते ही वो युवान को पकड़ लेता है, बट जो युवान होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ पर मैं तुम्हारे लिए जी नहीं सकता, मेरा प्यार बहुत कमज़ोर है, मुझे मरने दो प्लीज़, मुझे मरने दो। बट जो वूसी होता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। युवान और वूसी दोनों के दोनों रोने लगते हैं, बट वो घड़ी की तरफ देखते हैं एंड फिर बाद में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। टाइम जो होता है ना वो बीत रहा होता है, पर दोनों के दोनों कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं एंड ऐसे ही एक दूसरे को पकड़ के रो रहे होते हैं। और अभी हम प्रिंस के तरफ ना जंप मारते हैं। जो प्रिंस होता है वो अपने फादर के साथ नहीं था। प्रिंस मन में ही कहता है कि सही है मैं लड़ पड़ा। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर जाओ जिंग प्रिंस से कह रहे होते हैं कि प्रिंस
हमें पार्टनर बन के चलना चाहिए। बट जो प्रिंस होता है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझसे दूर रहिए, मैं इरिटेट हो गया हूँ आपसे। जो जाओजिंग होता है वो कहता है प्रिंस मैं तुम्हारा होने वाला पापा हूँ। जो प्रिंस होता है वो कहता है मैं नहीं मानता हूँ, और होने वाला और होने में फ़र्क होता है, इसलिए प्लीज़ दूर रहो, परेशान मत करो मुझे। तभी प्रिंस के पास कोई आया होता है कहने के लिए कि पार्टनर बनोगे, एंड प्रिंस हाथ पकड़ के चला जाता है एंड कहता है कि जी। जाओजिंग कहता रहता है प्रिंस, बट प्रिंस रुकता ही नहीं है। जाओजिंग फिर बाद में ना किसी और के साथ चला गया होता है। अभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है, प्रिंस सामने वाले इंसान को देख रहा होता है। जो वो सामने वाला इंसान होता है वो कहता है कि नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, नहीं मर सकता मैं। एंड ये कहते ही वो एक हथियार लेकर प्रिंस पर ना वार करने लगता है, बट प्रिंस उस वेपन को रोकता है एंड कहता है कि रुक जाओ। बट वो जो पर्सन होता है वो कहता है कि अगर अगर तुम जिंदा रहे तो मैं मर जाऊंगा, मुझे मुझे तुम्हें मारना ही होगा। एंड ये कहते ही वो ज़बरदस्ती प्रिंस से करने लगता है एंड वो लड़ने लगता है। प्रिंस उस समय उस पर्सन को तो रोक ही रहा होता है। हमें जाओजिंग को दिखाया जाता है जिसको भी कोई मारने के पीछे पड़ा हुआ था एंड वो केव में ही थे, केव के बाहर तो जा नहीं सकते हैं। जाओजिंग उसे ही रोक रहा होता है एंड मन में कह रहा होता है कि काश काश प्रिंस जिंदा हो। वो कह रहा होता है कि कितना अच्छा होता कि वो मेरे साथ ही आता, मैं मर के उसकी ज़िंदगी बचा लेता, पर नहीं, उसे तो अलग इंसान के साथ जाना था। अभी जाओजिंग जो होता है वो खुद पर ही ब्लेम ले रहा होता है। वो मन में ही कह रहा होता है कि मेरी ही गलती है, मैं एक अच्छा बाप बन ही नहीं पा रहा हूँ। वो मेरे से अपनी फीलिंग बता ही नहीं पा रहा है कि उसके दिल में चल क्या रहा है। जाओजिंग सारा ब्लेम खुद पर ले रहा होता है। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है एंड उसके साथ जो पार्टनर आया था उसे दिखाया जाता है। वैन ने ना कोई हथियार नहीं ले रखा था, इनफैक्ट उसके सामने वाले पर्सन ने तो हथियार ले ही रखा था। वैन जो होता है ना वो ऐसे ही खड़ा हुआ था एंड उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या। वैन के पास कुछ नहीं है, बस उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहन रखा है। जो वैन होता है वो मन में ही कहता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए ये गेम, मैं मर के इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ। वैसे भी मैं उस जाओ को और नहीं देख सकता, मेरी बदकिस्मती है कि उसका दिया गया ब्रेसलेट मैं आज तक पहनता आया हूँ। एंड ये कहते ही जो वैन होता है वो अपने हाथ पे देखता है एंड जो उसका हाथ का ब्रेसलेट है ना वो जाओ जिसू ने ही दिया था, बट वैन उसे आज तक खो ही नहीं पाया। जो वैन होता है वो उस लड़के से कहने ही वाला था कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मरने के लिए तैयार है, बट उससे पहले वो लड़का वैन पर हमला करने लगता है। वैन उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, तभी जो उसका हाथ का जो लॉकेट है ना, लाइक हाथ का ब्रेसलेट, वो टूट जाता है एंड सारी मोती ना नीचे गिर गई होती है। जो वैन होता है वो कहता है कि मत लड़ो, बट वो जो लड़का होता है वो कहता है मैं मर गया तो मुझे मरना नहीं है, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो गुस्से में अटैक करने जाता है, बट जो वो ब्रेसलेट था जो टूटा हुआ था वो मोती ही था एंड वो मोती ना स्टोन से बनी हुई थी, तो इस वजह से ही वो टूटती भी नहीं है। एंड जो उस लड़के का पाँव है ना उसके नीचे आ जाती है तो पाँव फिसल जाता है, वो नीचे गिर जाता है और वो जो हथियार था सीधा उसके मुंह के अंदर। जो वैन केसिंग होता है वो इससे घबरा गया होता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता था, वो खुद मर के इस गेम को ख़त्म करना चाहता था, बट यहाँ पर ये क्या हो गया। जो अपना वैन केसिंग होता है वो तो बस देखता ही रह जाता है एंड उसका हाथ ना काँप रहा होता है एंड वो उसी ब्रेसलेट को ना देख रहा होता है, मतलब जाओ जिसू के दिए गए ब्रेसलेट को, वो बस उसको ही देख रहा होता है। हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो लड़ रहा होता है एंड मन में ही कह रहा होता है कि वैन मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, मुझे तुमसे सॉरी बोलना है वैन अपने किए हुए सारी गलतियों के लिए। एंड ये कहते ही वो उस पर्सन को बहुत ही तेज हिट कर देता है। हमें अपने सैनवई की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जो सैनवई होता है वो और उसका पार्टनर, जो उसका पार्टनर होता है ना वो सैनवई की तरह था, वो लड़ना नहीं चाहता था एंड वो इन सब चीज़ों में शामिल नहीं होना चाहता था, वो नहीं चाहता है कि कोई मरे, इसलिए जो वो होता है वो कहता है कि मैं ये गेम नहीं खेलूँगा,
मैं ये गेम नहीं खेलूँगा। जो वूसी होता है वो कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, बट जो पर्सन होता है वो कहता है नहीं, मुझे मुझे ये नहीं खेलना है। एंड ये कहते ही वो केव से जैसे ही बाहर जाता है, एक लेज़र बीम उसे पूरा राह कर देती है। सारे ये आवाज़ सुन के ना डरने लगते हैं। जो लड़ नहीं रहा होता है वो भी लड़ने लगते हैं। सहन वही की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है। वो उस पर्सन को नहीं मारना चाहता था, बट वो पर्सन खुद ही मर गया। हमें उधर अपने युलान को दिखाया जाता है। युलान जो बहुत ही गंदे तरीके से लड़ रहा होता है, उसने तो उस पर्सन को मार ही दिया होता है। जो युलान होता है उसका पूरा शरीर जो होता है ना वो ब्लडी हो गया होता है। एंड वो इस लेजर बीम को देख कर कहता है सैन भाई ठीक तो होगा ना, वो तो लड़ना ही नहीं जानता, वो तो खुद मर जाएगा बट लड़ेगा नहीं। ये क्या हो रहा है, वो काश मेरे साथ आता। अभी जो युलान होता है ना वो बाहर देख रहा होता है एंड कहता है हे तुम खरगोश, मैं गेम जीत चुका हूँ, वो इंसान को मैंने मार दिया है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं चेक कर सकता हूँ कौन जिंदा है या फिर कौन नहीं। बट जो बनीज होते हैं ना वो जाने नहीं दे रहे होते हैं। युलान सोचता है कि चलो चालाकी करते हैं, बट वो चालाकी भी नहीं कर पाता। एंड युलान फिर एक साइड पे बैठ गया होता है। जो युलान होता है उस पर्सन को देख कर कहता है तूने क्यों किया, इतने जल्दी नहीं मरना था तुझे, मैं तुझे मार ही देता क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है, सैनवे को प्रोटेक्ट करना है, बट तूने पहले स्टार्ट किया यार, काश तू पहले स्टार्ट ना करता। हाँ मैंने आज तक किसी का खून नहीं किया था ढंग से, हाफ मर्डर ही किए थे, पर तेरे वजह से फुल मर्डर हो गया। एंड ये कहते ही योलान खुद को ही कोस रहा होता है। हमें ना उधर गुजियान को दिखाया जाता है जो उस लड़के को देख रही होती हैं। एंड जो उसका साइड था ना वहाँ पर ना पेड़ थे, लाइक पेड़ की जो छाया थी ना उन पर आ रही होती है। जो गुजियान होती है वो अपने हाथों को पकड़ी हुई थी। एंड वो जो लड़का होता है वो कहता है कि माफ़ करना माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो गुजियान पर ना हमला करने के लिए आने लगता है। गुजियान उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, लाइक खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है, बट कर नहीं पा रही होती है। वो जो लड़का था ना गुजियान के ऊपर चढ़ ही गया होता है, गुजियान ना नीचे थी। एंड वो जो लड़का था वो गुजियान को ना मारने के पूरे फिराक में ही था। जो गुजियान होती है वो चिल्ला कर कहती है कि काविनिंग काविनिंग मेरी मदद करो काविनिंग। अभी वो ऐसे ही चिल्ला रही होती है, हवा ना बहुत तेज आ गया होता है। हमें उस पेड़ के पत्ते को दिखाया जाता है जहाँ पर ना बहुत सारे वो जो ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं ना वो छोटे से जो मटर के अंदर दिखते हैं, बट ये जो कीड़े थे ना उनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी थी। वो जो कीड़े होते हैं ना वो उस पत्ते को खा रहे होते हैं, बट हवा तेज़ होने की वजह से वो जो पत्ता होता है ना वो टूट जाता है। एंड वो सारे जो कीड़े होते हैं वो उस लड़के के ऊपर गिर जाते हैं। वो जो लड़का होता है ना उसे कीड़े से ना एलर्जी था, इसलिए उसके चेहरे पर ना हाथों हाथ खुजली होने लगती है। वो लड़का ऐसा ना खुजलाने लगता है, वो खुजली रोक नहीं पाता है जिस वजह से उसका वेपन नीचे गिर जाता है। गुजियान डरी हुई थी, वो मरना नहीं चाहती थी, वो कावेनिंग के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो हथियार जो होता है ना उस लड़के के मुंह के अंदर डाल देती है जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। बट गुजियान बहुत ही ज़्यादा ब्लडी हो गई होती है। गुजियान ना फिर बाद में बैठ कर रोने लगती है एंड अपना खून जो होता है ना वो साफ कर रही होती है। कहानी गाओचोन पे अपने डेंगक्वान पे जाती है। जो गाओचोन होता है वो डेंगक्वान को देख रहा होता है, डेंगक्वान क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। जो गाओचोन होता है वो कहता है मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा तुझे, समझा ना तू। जो डेंगक्वान होता है वो बैठा हुआ था एंड वो सोच नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे। बट अचानक से उसे मोयुंगे की आवाज़ सुनाई देती है, लाइक जैसे कि उनकी पुरानी बातें उसके दिमाग में आ रही है। मोयुंगे उससे कहा करता था कि भाई हम बहुत बड़े होंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। जो मोयुंगे होता है वो ये सुनते ही खड़ा होकर कहता है कि ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मेरे जितने भी पैसे हैं आपके मोयुंगे को देने पड़ेंगे। जो गाओचोन होता है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तेरे पैसे भी मोयुंगे को दूंगा, मोयुंगे के भी पैसे मोयुंगे को दूंगा, तू मरने के लिए तैयार है ना। जो डेंगक्वान होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड बैठ जाता है और चिल्ला कर कहता है कि मोयुंगे तुझे जीना पड़ेगा मेरे लिए,
पैसे लेकर ना मजे करना, लड़कियों के पास जाना। एंड ये कहते ही वो जो हथियार होता है ना वो अपने गले में डाल लेता है। अभी गाचोन तो देखने लगता है मुयुंग डेंगक्वान था ना उसकी वॉइस सच्ची में बहुत ही लाइट थी जो मुयुंगे भी सुन लेता है। जो मुयुंगे होता है ना वो रोने लगता है एंड कहने लगता है कि डेंगक्वान तू नहीं मर सकता है डेंगक्वान, एंड चिल्लाने लगता है। बट इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ना वो पीछे वाला पर्सन अपने मुयुंगे के ना पीठ पर स्टैप कर देता है। बट मुयुंगे मरता नहीं है। मुयुंगे उस हथियार को बाहर निकाल लिया होता है एंड अलर्ट मोड पर आ गया होता है। वो पर्सन कहता है कि वो तेरा दोस्त है ना, वो मर चुका है तो तू जीत के क्या करेगा, क्या करेगा तू जीत के। एंड ये कहते ही वो उस पर हमला करने के लिए चला जाता है। बट जो मुयुंगे होता है वो उस हमले को रोक रहा होता है एंड उसे डेंगक्वान की अभी भी आवाज़ आ रही होती है। लाइक डेंगक्वान मर चुका है बट उसकी पुरानी बातें ही उसके कान में आ रही होती हैं एंड अभी की बातें कि तुझे जीना पड़ेगा। एंड ये सोचते ही मुयुंगे अपने ना पूरे पोटेंशन में आता है एंड उस लड़के को मार देता है। बट वो खुद भी बहुत ब्लडी हो गया होता है। वो नीचे बैठ गया होता है एंड रोते हुए कह रहा होता है डेंगक्वान क्यों क्यों भाई क्यों, हमें साथ में जीना था, हमें साथ में मस्ती करनी थी, तो तुम मुझे क्यों छोड़ के चला गया, क्यों। अभी जो मुयुंगे होता है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। वो खुद को ना समेट लिया होता है। अभी मुयुंगे को अपनी बचपन की बातें याद आ रही होती है। मुयुंगे डेंगक्वान दोनों अनाथ चाइल्ड थे। वो एक ही ऑर्फन्स में रहा करते थे जहाँ पर सभी लोगों को ना बच्चे मतलब पेरेंट्स अडॉप्ट कर लेते थे। बट मुयुंगे एंड डेंगक्वान वहीं पर अनाथ ही रहते थे। उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी ना कि उन दोनों ने ना सोच रखा था कि अगर कोई भी उनको अडॉप्ट करने आएगा तो वो चाहेंगे कि वो दोनों साथ में एक दूसरे को अडॉप्ट कर लें। एंड एक बार जब मुयुंगे को कोई अडॉप्ट करने आ रहा था बट वो डेंगक्वान को अडॉप्ट नहीं करता है तो मुयुंगे ना अपने आप को इतना गंदा बच्चा बताता है कि वो पेरेंट्स उससे अडॉप्ट नहीं करते हैं और उसके बदले डेंगक्वान को। बट डेंगक्वान को जैसे ही ये पता चलता है कि मुयुंगे ने जानबूझ के ये सब किया है तो डेंगक्वान भी खुद को बहुत ही ऐसा ना बदमाश बच्चा बताने लगता है जिस वजह से उन दोनों को किसी को अडॉप्ट नहीं किया जाता है। एंड वो दोनों एक दूसरे के शोल्डर पे हाथ रखे हुए थे एंड एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तूने ये जानबूझ के किया, तूने ये जानबूझ के किया। दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ के लाइक मारपीट वाला, मुंह से खून निकाल देने वाला मारपीट करके वो ऐसे ही ज़मीन पर लेट गए होते हैं, स्काई को देख रहे होते हैं एंड हंस रहे होते हैं। फिर बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं ना एंड उनकी एज हो जाती है, फिर बाद में वो अडॉप्शन के लायक नहीं रहते, उसके बाद से वो खुद ही के लिए खुद कमाया करते थे। लाइक बहुत मेहनत करते थे पैसे कमाने का बट कमा नहीं पाते थे। लड़के जब बड़े होते हैं तो आप जानते हैं कि उनके ड्रीम्स कैसे कैसे होते हैं। उनको गर्लफ्रेंड बनाना था, मस्ती करनी थी, लड़कियों को घुमाना था, उनके अलग अलग ख्वाब जो उनने साथ में देखे थे। बट उन सारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उनको एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी मनी। फिर से वो दोनों जो होते हैं ना तब से मनी ही कमाने के पीछे पड़े रहते हैं। जो फ्लैशबैक होता है वो ख़त्म होता है एंड जो अपना मुयुंगे था वो अभी भी रो ही रहा होता है। अभी हमें फूमोंग को दिखाया जाता है जो अपने सर पर हाथ रखी हुई थी एंड वो कहती है कि रिसु मैं मर रही हूँ, ठीक है। जो रिसु होता है वो कहता है पागल हो चुकी हो क्या, तुम एक लौती जान नहीं हो, दो जान है तुम्हारे अंदर। बिल्कुल नहीं फूमोंग। जो फूमोंग होती है वो कहती है रिसु इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो रिसु होता है वो कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मरूंगा, जिंदा रहना है मेरी बेटी के लिए फूमोंग, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। जो फूमोंग होती है वो कहती है रिसु तुम्हारे बिना हम दोनों कैसे रहेंगे, तुम्हें तो सोचो। जो रिसु होता है वो कहता है कि मैं ऐसी ज़िंदगी को जी के भी क्या करूँगा फूमोंग, जिस जिंदगी में तुम और मेरा बच्चा ही ना हो। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए फूमोंग, प्लीज़ फूमोंग प्लीज़।
मेरे बच्चे के लिए जिंदा रह लो प्लीज। फूमोंग, जो रिसु होता है ना वो फूमोंग के पाँव पड़ जाता है। फूमोंग की आंखें भर गई होती है। फूमोंग अपने पति को मरता हुआ नहीं देख सकती है, बट अपने पति को ऐसे हालत भी नहीं देख सकती है। फूमोंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या। फिर हमें अपनी कियान को दिखाया जाता है। जो कियान होती है ना वो सामने देख रही थी, एंड जो सामने थी ना उसके वो अपनी जूहांग ही थी। जो जूहांग होती है ना, लाइक यहाँ पे फाइटिंग वाइटिंग चल रहा है, ऐसी सिचुएशन है, बट वो फिर भी खुश है। वो स्माइल करके कहती है क्या मैं कैसी लग रही हूँ, मैं लग रही हूँ ना लड़की जैसी। जो अपनी कियान होती है वो कहती है कि हाँ तुम बहुत अच्छी लग रहे हो। एंड ये कहने के बाद वो थोड़ी सी शांत थी। फिर बाद में चुपके से हथियार लेकर उसे मारने की कोशिश करती है, बट जूहांग उसे देख लेती है। कियान इनोसेंट बनते हुए उस हथियार को नीचे फेंकते हुए रोते हुए कहती है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, पर मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मेरी एक बीमार माँ है, मुझे मुझे उसकी ज़िंदगी चाहिए। मेरी माँ वो बहुत बीमार है, अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाई तो मैं उनका इलाज कैसे करवाऊंगी। अभी क्या ना साफ साफ बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रही होती है। जो जूहांग होती है वो ये देखते ही कियान के पास जाती है एंड उसके शोल्डर पे हाथ रख कर कहती है तुम्हारी माँ बीमार है। जो कियान होती है वो कहती है हाँ मेरी माँ बीमार है, मेरे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं है, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। अगर अगर मैं नहीं गई तो उनका इलाज नहीं हो पाएगा, मेरी माँ मर जाएगी। एक काम करो तो तुम जिंदा रहो, पर प्लीज़ प्लीज़ हॉस्पिटल में जाके मेरी माँ को देख लेना, उनका अच्छे से ख्याल रखना प्लीज़। जो कियान होती है ना वो एकदम ओवर एक्टिंग कर रही होती है। जो जूहांग होती है वो कहती है कि नहीं 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 अपनी माँ को तुम देखना, तुम जाना अपनी माँ के पास। जो अपनी कियान होती है वो जूहांग की तरफ देखती है। जो जूहांग होती है वो कहती है वैसे भी मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक ही मैं अपनी मर्ज़ी से जी रही हूँ, फिर बाद में मुझे मेरी मर्ज़ी से जीने कहाँ दिया जाएगा। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तुम अपनी माँ से मिलना, मैं अपने माँ बाप से वापस नहीं मिलना चाहती। एंड ये कहते ही जो जूहांग होती है ना वो स्माइल करती है एंड जिस हथियार से कियान उसे मारने वाली थी, जो छोटा सा खंजर ही था, वो उसे ले लेती है, एक जगह पे बैठ जाती है एंड चिल्ला कर कहती है, क्योंकि उसने अपने डेंगवान की आवाज़ सुन रखी थी, तो वो भी चिल्ला कर कहती है कि जिन शुक्रिया, आपकी वजह से मैं थोड़े समय के लिए ही पर ये लाइफ जी पाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये कहते ही वो जो खंजर होता है उसे टाइट पकड़ती है, एक स्माइल के साथ अपने दिल पर स्टैब कर लेती है। उसके मुंह से ना खून निकलने लगता है। जो कियान थी वो एकदम हैरान थी कि ये सच्ची में मर गई क्या, वो जो सोच रही थी वो हो गया। जो अपनी जूहांग होती है ना वो एक स्माइल के साथ ना वहीं पर मर जाती है, क्योंकि उसे वापस से अपनी नॉर्मल दुनिया में नहीं जाना था। जो नॉर्मल दुनिया है वो उसके लिए नहीं है, वहाँ पर उसकी माँ का प्रेशर होगा, उनकी माँ के समाज का प्रेशर होगा, बट यहाँ पर उसके पास किसी चीज़ का प्रेशर नहीं था। अगर वो यहाँ से निकलेगी तो वैसे भी जी नहीं पाएगी, तो आधा अधूरा जीने से अच्छा वो जिए ही ना, इसलिए वो यहीं पर मर गई होती है, क्योंकि उसे लगता है कि कियान की माँ को उसकी ज़रूरत है और अपनी जूहांग की माँ को जूहांग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ना खुशी खुशी मर गई होती है। अभी ना हमें जिन को दिखाया जाता है वो भी एक केव में था, बट उसके पार्टनर को नहीं दिखाया जा रहा है। जिन जो केव में था एंड वो आवाज़ की तरफ ही देख रहा होता है एंड उसके चेहरे पर ना एक बहुत ही हल्की सी और प्यारी सी स्माइल रहती है। हमें ना अब वांग को दिखाया जाता है जो एकदम सीधा खड़ा था एंड चैंगलिंग उसके पास खड़ा था एंड चैंगलिंग डरा हुआ था, क्योंकि वांग ने उस समय से कोई भी एक्शन नहीं लिया होता है। वांग ने ना दोनों की आवाज़ सुनी रहती है, मुयुंगे क्या डेंगवान एंड यहाँ पर अपनी जूहांग का, सबकी आवाज़ वो सुन रहा होता है एंड कहता है कि यार अगर मैं मर जाऊँगा तो मैं तो कह ही नहीं पाऊँगा कि सुनो ये वे कुछ भी नहीं। एंड ये कहते ही चैंगलिंग की तरफ देखता है। जो चैंगलिंग होता है ना जैसे ही वांग देखा होता है वो अलर्ट हो जाता है। जो वांग होता है वो कहता है वैसे तुम्हारी एज क्या है बच्चे। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है ऐसे क्या करना है, मैं
ढूंढने वालों में से नहीं हो। जो वांग होता है वो स्माइल करके कहता है, वाओ 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 वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी ये बातें। छोटे हो बट काफ़ी ज़्यादा तेज हो, पर इतनी तेज़ी नहीं चलेगी, अपनी एज बताओ। जो चैंगलिंग होता है वो एज बताने के लिए तैयार नहीं था, तो वांग ना उससे मारता है। जो चैंगलिंग होता है वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बट वांग ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे। जो चैंगलिंग होता है वो नीचे गिर गया होता है, वांग उसके ऊपर था, उसने बहुत पंच तो मारा होता है, चैंगलिंग के नाक से खून निकल रहा होता है। वांग होता है वो कहता है, अपनी एज बताओ बच्चे। जो चैंगलिंग होता है वो कह देता है, 16 साल, 16 साल का हूँ मैं। जो अपना वांग होता है वो कहता है, बस पहले बताए होते तो मैं तुम्हें इतना मारता नहीं। एंड ये कहते ही उठ जाता है और कहता है, नाम। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, झांग चैंगलिंग। जो अपना वांग होता है वो कहता है, फैमिली में कौन कौन है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, कोई नहीं, बस मेरी एक सिस्टर है। जो अपना वांग होता है वो कहता है, बड़ी या छोटी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, छोटी। जो वांग होता है वो कहता है, ओ तुम बड़े भाई हो, तब तो तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए, कितने वीक हो तुम। एंड ये कहते ही वो चैंगलिंग के शोल्डर पे मारता है। चैंगलिंग वांग को देखता है। जो वांग होता है वो कहता है, ऐसे हाथों को टाइट बंद करके मुक्का मारना चाहिए। एंड ये कहते ही वो उसको एक स्टाइल बताता है मुक्का मारने का। एंड ये कहते ही वो कहता है कि मैं तो तुम्हें यहीं पर जान से मार सकता हूँ, पर अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं अपनी माँ को क्या बोलूँगा। वांग छोटे बच्चे को नहीं मार सकता, नहीं तो वांग की माँ बहुत गुस्सा करने वाली है। इसलिए ज़िंदगी अच्छे से जीना, बड़े भाई हो, छोटी बहन का बहुत ख्याल रखना है, तो कमज़ोर नहीं ताकतवर बन जाओ। एंड ये कहते ही वो एक हथियार लेकर सीधा अपने दिल के अंदर, एंड वो भी एक स्माइल के साथ ही मरता है। चैंगलिंग हैरान था क्योंकि वांग जीत सकता है। वांग जीता नहीं। चैंगलिंग ने ना कहा था कि वांग मुझे छोड़ दो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, फिर भी वांग मर गया होता है। एंड उसके चेहरे पर स्माइल था। चैंगलिंग तो हैरान ही रहता है ना। हमें अपने दुपुसाओ को दिखाया जाता है हुआंग के साथ। जो हुआंग होता है वो दुपुसाओ के पास आ रहा होता है, एंड जो दुपुसाओ होती है वो कहती है कि सर प्लीज़ नहीं। जो हुआंग होता है वो कहता है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, सर पर मैं मरना नहीं चाहती, जो जो आपने कहा है मैंने आज तक वो किया है, चाहे वो आपके साथ सोना भी क्यों ना हो। जो अपना हुआंग होता है वो कहता है, अच्छा कौन लड़ाई कुतिया, सोती तो मेरे साथ इसलिए थी ना ताकि तुझे प्रमोशन चाहिए था। जो दुपुसा होता है उसका गला ना बहुत ही दर्द कर रहा होता है। हुआंग ना बहुत ही दुपुसाव के गले को टाइट पकड़ाता, फिर ना एकदम तेज करके ज़मीन पर फेंक देता है, और अभी भी बहुत ही टाइट गला पकड़ा हुआ था। एंड कह रहा होता है, मर जा साली मर जा। जो दुपुसा होती है वो अपने मन में ही कह रही होती है, ये आखिरकार मेरे साथ ही क्यों है मेरे साथ हर जगह मैं क्यों हरास्ट होती हूँ। अभी जो दुपुसाओ का फ्लैशबैक है ना, हमें वो दिखाया जाता है। दुपुसाओ जब अपने स्कूल में थी तो स्कूल का टीचर उसे हरास्ट करता था, उसकी कॉपी चेक करने के लिए उसे अलग बुलाता था, एंड फिर बाद में उसे छुआ करता था। दुपुसाओ उस समय छोटी थी इसलिए उसे समझ में नहीं आता था, बट उसे ना ये बहुत ही डिस्कस्टिंग लगता था, उसे रोना आता था, उसे घिन आता था, इसलिए वो अपने स्कूल को भी छोड़ दी थी। बड़ी होके वो घर पर ही पढ़ाई करती थी, बट घर पे जो टीचर आता था ना वो भी उसे छेड़ता था। बाहर भी यही सब मिला है फूमोंग को। फूमोंग हमेशा हरास्ट होती आई है, एंड जब उसने काम किया वो बिजनेस में आई तब उसे एक ठरकी सेठ मिला, हुआंग। दुपुसाओ का ना कोई भी प्रमोशन नहीं मिल रहा होता है। दुपुसाओ भले कितना ही मेहनत करे उसे प्रमोशन मिल ही नहीं रहा होता है। अभी दुपुसाओ के पास ना अपनी लुवो आती है, क्योंकि लुवो भी उस कंपनी में ही है। जो लुवो होती है वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी काम बहुत अच्छी है। आपको पता है लुओ जो है वो बोल नहीं सकती है, तो वो सब कुछ इशारों में ही बताती है, तो ये भी उसने इशारों में ही बताया होता है। दुपुसाओ गुस्से में खड़ी होती है एंड चिल्ला कर कहती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मेरी काम अच्छी है, शुक्रिया कहने के लिए, बट मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, गधे की तरह थक रही हूँ, पैसे की जरूरत है मुझे, बाप बीमार है मेरा,
क्या क्या मैं अपने अच्छे काम से ही उनका इलाज करवाऊँ? क्या मैं अपने अच्छे काम से ही अपने छोटे भाई को स्कूल भिजवाऊँ? क्या ये सब कुछ अच्छे काम से हो सकता है? दुबुसा होती है ना, गुस्से में फिर वहाँ से चली जाती हैं एंड वो बेचारी वहीं पर ऐसे बैठी हुई ही रह जाती है। दुबुसा ना फिर बाद में अपने काम करने लगती है एंड एक नई लड़की आई थी और उससे ना हाथों हाथ प्रमोशन मिल गया था। दुबुसा हैरान थी क्योंकि उसका काम उससे बेटर था, लुओ का काम उससे बेटर था, तो फिर इससे हाथों हाथ आई लड़की को प्रमोशन कैसे मिल गया? दुबुसा जब हुआंग से बोलती है तो हुआंग ना इनडायरेक्टली कहता है कि वो मेरी कुछ ज़्यादा खास है और वो काम में बहुत अच्छी है एंड ये कहते ही अपनी जांघों को ना रफ कर रहा होता है एंड फिर कहता है कि तुम इस काम में अच्छी बन सको तो मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूँ। जो अपनी दुबुसा होती है वो एक डिस्कस्टिंग सा फेस बनाती है बट वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे। बट जब वो घर जाती है तो जब देखती है कि उसके पापा की तबीयत और ख़राब होती जा रही है, भाई के स्कूल का फीस बढ़ता जा रहा है, देन फिर वो मजबूर होकर वो सब करने के लिए तैयार थी। फिर उस दिन के बाद से ही दुबुसा हुआंग की ना कठपुतली बन के रह गई थी, उसका यूज़ ही किया जाता था। इनफैक्ट जब वो यहाँ पर फंसी थी तो उसके साथ कमरे में गलत कर्म ही किए जा रहे थे। फ्लैशबैक होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, दुबुसा की आंखें ना बंद हो गई होती है एंड वो ऐसे ही थी। जो अपना हुआंग होता है वो सोचता है कि दुबुसा मर गई बट दुबुसा ना जिंदा है बट वो उठने के लायक नहीं है। जो दुबुसा होती है वो कहती है क्या क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? क्या मैं हमेशा ऐसे ही दबती रह जाऊंगी? क्या मुझे लड़ना चाहिए या फिर नहीं? अभी जो दुबुसा है ना उसे लुओ की बात याद आती है। लुओ ने एक बार इशारे में उससे कहा था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, कोई लड़कियां कमज़ोर नहीं होती है, उनको बस हिम्मत करना पड़ता है। ये बात सोचते ही जो अपनी दुबुसा होती है ना वो उठ जाती है। हुआंग का फेस ना अलग साइड में था इसलिए वो दुबुसा को देख नहीं पाता बट दुबुसा अचानक से चिल्लाकर हुआंग के शरीर पे ना चढ़ गई होती है। जो हुआंग होता है वो कहता है छोड़ छोड़ कुतिया। जो अपनी दुबुसा होती है वो कहती है मैं कुतिया? कुतिया तो तू है भड़वे, लड़कियों का गलत यूज़ करता है चूतिए, आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। एंड ये कहते ही वो उसके गले को ना काटने लगती है। हुआंग ऐसे झटकने लगता है एंड कह रहा होता है कुतिया छोड़, बट दुबुसा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। हुआंग दुबुसा को ना बहुत ही पीठ पे मार रहा होता है बट दुबुसा तैयार नहीं थी। दुबुसा ना फिर बाद में हुआंग को गेट के पास ले जाती है एंड उसके ऊपर से उतर के उसे लात मार देती है एंड हुआंग बाहर आ गया होता है। हुआंग अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है तभी लेजर बीम होता है ना वो चल गया होता है। जो दुबुसा होती है वो बैठ गई होती है, खांस रही होती है बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल किया होता है उसने। फिर वो रोने लगती है एंड कहती है मैं स्लेव नहीं हूँ, मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, मैं अपने शरीर का सौदा नहीं करती, अपने काम का करती हूँ, मेरे शरीर के सिवा मेरी भी कोई आत्मा है, मैं कमजोर नहीं हूँ। एंड ये कहते कहते ही वो रो रही होती है। हमें ना अपने जूली को दिखाया जाता है एंड लोंगशुआन को। जो जूली होती है उसने कहा होता है कि मैं मर जाती हूँ। जो लोंगशुआन होता है वो कहता है अच्छा तुम मर जाती हो तो ये जो मेरी ज़िंदगी बची है 4 दिन की उसका मैं क्या करूँगा? तुम्हारे बिना ना मुझे जूली वैसे भी नहीं रहना है। जो जूली होती है वो कहती है क्या बात कर रहे हैं आप, अगर आप मर गए तो मैं कैसे जीऊँगी? जो लोंगशुआन होता है वो कहता है अच्छा मतलब तुम मर गई तो मैं जी सकता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार कम करता हूँ? अरेंज मैरिज है हमारी पर लव मैरिज से भी अच्छी है, समझे? बात ही मत करना मरने की। जूली होती है ना वो लोंगशुआन को बहुत समझा रही होती है बट लोंगशुआन भी मान नहीं रहा होता है। जूली जब रो के कहती है कि वैसे भी मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, आपके बच्चे ने मेरी वजह से ही आपको भी घर से निकाला है, नहीं तो आपका बच्चा आपको निकालने वाला नहीं था। जो लोंगशुआन होता है वो कहता है वो मेरा बच्चा नहीं जो मुझे घर से निकाल दे, समझ गई जूली? मेरी ना सिर्फ तुम हो, तुम्हारे बिना वैसे भी मुझे नहीं जीना, और अगर तुम मेरे बिना नहीं जी सकती हो तो ठीक है, क्यों ना हम दोनों साथ में मरें।
जो अपनी जूली होती है वो देखने लगती है एंड स्माइल करती है। अभी दोनों की एज हो चुकी है, वो जानते हैं कि वो दोनों अब ज़्यादा नहीं जीने वाले। तो अगर जूली लॉन्गशॉ के साथ जीना चाहती है, जितना भी उसने टाइम बिताया है, तो वो क्यों फिर फालतू की चीज़ें सोच के टाइम वेस्ट करे। जो अपना लॉन्गशॉन होता है ना, वो धीरे धीरे अपने घुटने पर आने लगता है। जूली कहती भी है कि क्या कर रहे हो, तो जो लॉन्गशॉन है होता है वो कहता है वो फिल्मी स्टाइल में प्रपोज कर रहा हूँ। तुम्हारा सपना था ना कि कोई तुम्हें प्रपोज करे, तो मिस जूली क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? क्या तुम मेरे लाइफ भर की पार्टनर बनना चाहोगी? जो अपनी जूली होती है वो स्माइल करके कहती है क्यों नहीं, आपके साथ तो मरना भी मंजूर। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ लेती है। अभी जो लॉन्गशॉ होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल से उठता है, फिर जूली का हाथ पकड़ के ना उसके साथ डांस करने लगता है। वो दोनों ना कपल डांस कर रहे होते हैं एंड वो अपनी आखिरी पल को ना अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के शोल्डर पर सर रख लिए होते हैं एंड उनको पहली मुलाकात याद आ रही होती है। जूली और लॉन्गशॉन की जो शादी थी ना, वो अरेंज मैरिज थी और वो जो वक्त था ना वो भी पुराना था। तो कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं था कि हाथों हाथ मैसेज भेज दिया, बात कर लिया, ऐसा तो कुछ नहीं था। बहुत मुश्किल से ना वो लोग बातें किया करते थे। शादी होने के बाद भी दोनों के बीच में ना थोड़ा ऑकवर्ड सा माहौल चलता रहता था, बट धीरे धीरे उन दोनों ने एक दूसरे की पसंद जानी। कभी लॉन्गशॉ जूली की मदद कर देता था जब जूली के पीरियड्स होते थे। वो दोनों ना एक परफेक्ट कपल की तरह थे। लगता ही नहीं था कि अरेंज मैरिज है, लगता था कि लव मैरिज है। दोनों के बीच में ना प्यार बहुत हुआ करता था, मतलब हुआ करता है, अभी भी हुआ करता है। दोनों ना साथ में ही रहा करते थे एंड फिर उनका एक प्यारा सा लड़का हुआ एंड उसके बाद से जूली माँ नहीं बन सकती थी। जूली को ना इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस था कि वो अपने पति को एक ही बच्चा दे पाई, बट अपना जो लॉन्गशॉ था ना, उसके लिए वो एक बच्चा भी ना बहुत ज़्यादा काफ़ी था एंड वो बहुत प्यार करता था जूली से, इसलिए उसने कभी दूसरी शादी करने का सोचा भी नहीं एंड पुरानी सोच थी तो वो बच्चा अडॉप्ट करने का सोचते भी नहीं। साथ में बहुत खुश थे, अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी थी, उनका बच्चा भी उनको बहुत मानता था। बट फिर उनके बच्चे को हुआ प्यार, लबेरिया, एंड जब उसने अपने प्यार के बारे में बताया तो उनके पेरेंट्स, जो अपने जूली और लॉन्गशॉन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो प्यार को सपोर्ट करते थे, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी उसके लवर से करवा दी। बट जो उसकी बीवी थी ना, वो घरेलू नहीं थी, अकेले रहने वाली, पार्टी करने वाली, घर का काम कुछ नहीं करती थी। बट जो जूली थी ना, वो फिर भी ये सब सह लेती थी एंड जब तक उसका एज था ना, तब तक वो सारे काम करती थी, अपने बहू से कुछ नहीं कहती थी। बट एक उम्र हो जाती है ना, जूली की उम्र हो चुकी थी, वो अब बीमार रहने लग गई थी, उससे काम हुआ नहीं करता था, फिर उसके बच्चे की बीवी को उसका ख्याल रखना होता था। जूली कभी भी बेड पर वॉशरूम कर देती थी क्योंकि उसकी एज और उसकी हालत ऐसी हो गई थी, वो बहुत बीमार थी। बट उसकी बीवी को ये सब कुछ डिस्गस्टिंग लगता था। अपने लॉन्गशॉ ने इतने पैसे कमाए थे बट वो सारे पैसे अपने बेटे को देते थे, इस वजह से वो अपनी बीवी के लिए एक नर्स भी हायर नहीं कर सकते थे। वो जो उसके बच्चे की बीवी थी ना, वो अपने पति से शिकायत करती है कि तुम्हारी माँ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे वृद्धा आश्रम भेज दो। एंड वो था बीबी का गुलाम, इसलिए वो अपनी माँ को ना वृद्धा आश्रम भेजने के लिए ना रेडी हो जाता है एंड अपनी माँ से कहता भी है। उसकी माँ जाने के लिए तैयार थी। लॉन्गशॉन कहता है कि नहीं, अगर अब उसकी पत्नी घर से निकली तो वो भी निकलेगा। बाप एकदम ठीक था, वो इतना बीमार नहीं था, इसलिए उसका बेटा मना करता है कि आप रह लीजिए। जो अपना लॉन्गशॉ होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी रह लेता हूँ, पर मैं जब ज़्यादा बीमार हुआ तो तुम भी तो मुझे घर से निकाल दोगे। यही बात को लागू करते हुए, अपनी बीवी को ना छोड़ते हुए, वो दोनों ना घर से चले गए थे, एक दूसरे का हाथ होल्ड किए हुए। एंड वो उस स्टेशन पे ही आए थे, डोंगटिंग जाने वाले थे, बट वो दोनों यहाँ पर फंस गए होते हैं। वो दोनों के दोनों अभी भी एक दूसरे को गले लगाकर ना डांस कर रहे होते हैं। अभी जो वो आधे घंटे का जो टाइम था ना, वो ख़त्म हो जाता है एंड जो
लड़ लिए होते हैं एंड अकेले होते हैं, मतलब अपने पार्टनर को मार लिए होते हैं, वो तो जीत गए होते हैं। बट जो नहीं मार पाए होते हैं, लेजर बीम्स ना उनको आकर मार देते हैं। उधर युवान एंड सेनवई अभी तक इन सब चीज़ों के बारे में फैसला ले ही नहीं पाए होते हैं एंड अब देर हो गई होती है। युवान एंड सेनवई एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं एंड किस कर रहे होते हैं। वो अपनी आखिरी समय बहुत अच्छे से बिता रहे होते हैं। उधर जूली अपने पति के साथ बहुत खुश थी, वो डांस कर रहे होते हैं एंड फूमोंग रो रही होती है। उसके पति ने उसका पाँव पकड़ा हुआ ही था। जो उसका पति होता है वो जैसे ही देखता है कि टाइम हो गया है तो फूमोंग को किस करने के बाद, उसके बच्चे को किस करने के बाद वो ना अपने आप को मारने वाला था। फूमोंग रोकने की कोशिश कर रही होती है बट वो रोक नहीं पा रही होती है। उसका जो पति होता है वो कहता है कि मेरे लिए, अपने बच्चे के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा फूमोंग, जीना पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो अपने पेट में नाइफ डाल देता है। लाइक एक बार डाल दिया पर वो मर नहीं रहा होता है, फिर वो निकालता है एंड अपने दिल पे मार देता है, क्योंकि दिल पे मारा तो वो जल्दी मरेगा। एंड ऐसा होता भी है, वो मर जाता है। फूमोंग जो होती है ना वो रो रही होती है एंड फिर बाद में सब पर लेज़र बीम चलने लगता है। अभी ना सारे के सारे लेज़र बीम से मर गए होते हैं। जो ज़िंदा रहते हैं उनको फिर केव से बाहर निकलने का मौका मिलता है। सब केव से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी अपने अपने लोग अपने अपने को देखना चाहते हैं। जो जिसको ज़िंदा देखना चाहते थे, ज़ाओ जिसू सीधा वैन की तरफ पहुंचता है, क्योंकि उसे डर था कि वैन किसी को मार नहीं पाएगा। एंड वो जब जाता है वैन को ज़िंदा देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और वैन तो अभी बहुत ज़्यादा उदास था। अपना युलान भी अपने सेनवई के पास जाता है एंड उससे ज़िंदा देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। उसके चेहरे पर स्माइल था। अपना जो प्रिंस होता है एंड ज़ाओ जिंग दोनों के दोनों भाग रहे होते हैं एक दूसरे को देखने के लिए एंड एक दूसरे के पास जाकर एक दूसरे को होल्ड कर लेते हैं एंड कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। दोनों एक दूसरे की इतनी केयर कर रहे होते हैं। बट सडनली प्रिंस दूर जाते हुए कहता है कि ठीक है, अब ज़्यादा नाटक मत करिए, चलिए। एंड ये कहते ही आगे की तरफ जाने लगता है। उधर अपना जो जॉन होता है वो बाहर निकल गया होता है एंड जो थी ना वो बाहर आ गई होती है। जो क्यान होती है ना वो जॉन को गुस्से में देख रही होती है एंड जो जॉन होता है ना वो स्माइल करता है एंड कियान की तरफ जाने लगता है। बट कियान उसे इग्नोर करके जा रही होती है। जॉन कहता भी है कि कियान रुको, बट जो कियान होती है वो कहती है मुझे तो छोड़ दिया था ना, तो मेरे पास क्यों आ रहे हो। एंड ये कहते ही जाने लगती हैं। जॉन उसे रोकने लगता है। फूमोंग होती है वो एक जिंदा लाश की तरह बाहर आ रही होती है एंड उसने अपने पेट पर ना हाथ रखा हुआ होता है। वहीं पे दुपु साओ भी बाहर आ रही होती है बट जिंदा लाश की तरह नहीं, एक डेंजर रूप में। एंड उसके बाल पूरे खुले हो गए होते हैं, ब्लड तो उसके फेस पे पूरा लगा ही होता है। सब उसको देख कर ना डर रहे होते हैं कि ये क्या जानवर की तरह लड़ के आई है। जो अपनी लुओ होती है ना उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच गई होती है एंड दुपु साओ को ऐसे देखकर हैरान थी बट वो खुश थी कि दुपु साओ जिंदा है। मु युंगे को दिखाया जाता है जो डेंगक्वान के लाश को देखने के लिए आया होता है बट वो उसके लाश को देख नहीं पाया होता है। इसका लाश तो वैनिश हो गया होता है एंड जो गाओचुन था ना वहाँ पर एकदम सीधा खड़ा था। मु युंगे की आंखों में ना पूरे आंसू भर गए होते हैं। सारे के सारे लोग ब्लडी होकर जाने लगते हैं। सभी की हालत ना खराब हो गई होती है। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी ईवल साइड देख लिए होते हैं एंड काफ़ी सारे लोग बेमतलब का फंस गए होते हैं। जैसे कि अपना वैन केजिंग, अपना वूसी नहीं मारना चाहते थे बट बेचारे वो मर गए होते हैं एंड वो जिंदा रह गए होते हैं। हमें गुजन को दिखाया जाता है जो इस भीड़ भाड़ में काओवेनिंग को ढूंढ रही होती है। जैसे ही उसे काओवेनिंग दिखता है उसके पास जाकर उसे बहुत ही स्लैप करके कहती है हाथ टाइट नहीं पकड़ सकते थे क्या, हमेशा मेरा हाथ क्यों छोड़ते थे हो काओवेनिंग, क्यों। एंड ये कहते ही उसके हाथों को अपने हाथ से टाइट पकड़ने लगती है एंड कहती है मुझे टाइट पकड़ के रहा करो, टाइट पकड़ के, मुझे छोड़ के मत जाया करो काओवेनिंग। एंड ये कहते ही वो रोते रोते उसे हक कर लेती है एंड काओवेनिंग भी उसे रिटर्न में हक करता है।
जो अनाउंसमेंट होती है ना वो वापस आने लगती है, जो कहती है लाइक शुभकामनाएं दे रही होती है एंड कहती है कि चैंग होटल में वापस चले जाएं एंड कितने प्लेयर बचे हैं उन सब के बारे में बता रही होती है। सब लोग ना चैंग होटल में ना वापस पहुंच गए होते हैं, सारे के सारे ऐसे ही उदास से बैठे हुए थे। जाओ जिसू वैन को देखता है, वो वैन के पास आने की कोशिश करता है बट वैन जैसे ही देखता है कि जाओ जिसू उसके पास आ रहा है वो उठकर चला जाता है। वो उससे बात करना पसंद ही नहीं करता है। जाओ जिसू वहीं पर खड़ा ही रह जाता है। तो पुसा रहती है ना, वो बैठी हुई थी, वो अपने कमरे में आसपास देखने लगती है। उसे एक कपड़ा मिलता है एंड वो नहा लेती है, फिर बाद में उसी कपड़े को वेयर कर देती है एंड वो उस बिस्तर पे बैठने वाली थी, तभी उसे याद आता है कि नेक्स्ट नाइट में हुआंग यहीं पर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तो वो उस बेडशीट को लेती है, उसे बाहर ले जाती है एंड उसे ना जला देती है और उस आग के सामने खड़ी हुई थी। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो आप कहेंगे कि मैंने लिटिल गुवो और बाई का सीन नहीं दिखाया है, तो मुझे याद था बट इस पार्ट में उनके लिए सीन नहीं है, उनका सीन आगे आने वाला है, टेंशन मत कीजिएगा। तो अब बच्चे हैं वैन, जाओ जिसू, सेन वई, याओ युलान एंड फिर बाद में फूमोंग, चैंगलिंग, कियान, लुओ, दुपुसाओ, जॉन, गाओचॉन, डेंगकुआन, लवलेस एंड चैंगलिंग का नाम मैंने ले लिया था ना, बाई और लिटिल गो एंड थोड़े बहुत और जस्ट साइड के ही हैं बट है तो सही। बट इस एपिसोड में भी काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है एंड हाँ, काफ़ी सारे लोग बहुत ही अच्छे से शहीद भी हुए हैं अपने लव वंस के लिए। तो उन लव वंस को ना याद करते हुए हम इस एफएफ को यहीं पर समाप्त करते हैं, लाइक इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब मेरे स्टोरी में आइडिया आएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो एंड इस पार्ट का गेम आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट पार्ट का गेम अभी मैं सोच रही हूँ, हल्का सा सोचा है और सोचना बाकी है, इंटरेस्ट तो धीरे धीरे आने ही वाला है। तो आप ये बैठकर सोचो कि अब कौन मरने वाला है और कौन बचेगा, इसका अंत क्या है और ये सब चल क्या रहा है, ये सब जानने के लिए ना मेरे कहानी के साथ बने रहिएगा। कहानी के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जे वेंजो लवली विलान एंड क्यूट लूसा लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप ये एफएफ सबसे पहले सुन पा रहे हैं तो आप मेरे मेंबरशिप में हैं, मुबारक हो। और अगर आप बहुत लेट सुन रहे हैं तो आप मेरे मेंबरशिप में नहीं हैं। सो दैट गाइस, मेरे मेंबरशिप को बाय कर लीजिए, जिस वजह से आप मेरे सारे एफएफ जल्दी सुन पाएंगे। मेरे मेंबरशिप वालों में एक एफएफ है जिसका नाम है जीत गए तो पिया मोरे एंड वो एफएफ अभी तो मेंबर वालों के लिए ही, मजबूरियत ख़त्म होने के बाद वो सबके लिए हो जाएगा। एंड मैं एक और मेंबर वालों के लिए एफएफ ला रही हूँ जिसका नाम है ये वादा रहा। दोनों ही जो ऑडियंस सुनना चाहते हैं लव वाला वैसा ही है, एक में प्योर प्यार है तो दूसरे में प्योर बदला है। तो आप बदले और प्यार को देखने के लिए मेरे मेंबरशिप को बाय कर सकते हैं। और मैंने सिनेरियो भी स्टार्ट कर दिया है जिसका सबसे पहला और फास्ट पार्ट अपने मेंबरशिप में ही आएगा। और अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजुल लवली विलान।